नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम एक नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली जो है, पहली जो प्रश्नावली है वो अपन स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1। प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली का जो परिचय है वो अपन देखते हैं। पहले ये जानेंगे कि इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे हम। तो पहले तो हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं, जिनको रियल नंबर्स बोला जाता है। वास्तविक संख्याएं जो है, इसके बारे में आप पहले संख्याओं के प्रकार है जो अपनी 9th क्लास में पहला चैप्टर था, उसमें आपने देखा होगा कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, तो इन सब को यदि अपन एक साथ शामिल कर दें तो इनको अपन कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, इनका जो समूह बनता है यह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंग्रेजी वर्ड से आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो वास्तविक संख्याओं का जो संकेत है वो आर होगा। अब ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से बात की जाएगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिड कौन था। तो यूक्लिड की यदि अपन बात करें तो यूक्लिड एक यूनानी, या जिसको अपन ग्रीक देश भी कह सकते हैं, वहाँ का एक महान गणितज्ञ था। यूक्लिड कौन था? यूनानी गणितज्ञ। और इन्होंने बहुत सारी प्रमेय का बनाई। उनमें से कुछ प्रमेय का जो है उनका अध्ययन हम इस प्रश्नावली में करेंगे। तो पहले थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि प्रमेय का किसे कहा जाता है। एक नाम हमने विद्यार्थियों और भी सुना है, प्रमेय। प्रमेय का और प्रमेय अपने आप में एक दूसरे में इतनी अंतर्विष्ट है कि हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, और सामान्य तौर पर, आमतौर पर हम लोग इसको एक ही बात समझते हुए काम में लेते हैं। तो प्रमेय का और प्रमेय है क्या, ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन, ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता हो। हम जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कई मर्तबा बात करते हैं कि हमने अमुक प्रमेय पढ़ी, तो अपने को ये जानना जरूरी है कि प्रमेय किसे कहा जाता है। तो प्रमेय कहें चाहे प्रमेय का कहें, एक ही बात है।
और इसका मतलब है ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता हो, कि पहले से ऐसी कोई चीज़ है वो पहले सिद्ध की जा चुकी हो और उसको यदि अपन अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग लेते हैं तो पहले वाला जो कथन है उसको अपन क्या कहेंगे, परमेय। तो ये आपकी परमेय हो गई। अब हम बात करेंगे कि यूक्लिड जो था उन्होंने इस प्रश्नावली के संदर्भ में एक एल्गोरिथम है उसका इजाद किया और उस एल्गोरिथम का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम जानना चाहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड तो अभी हमने बात की थी, यूनान का एक महान गणितज्ञ हुआ है, तो उन्होंने जो एल्गोरिथम लिखी उसको अपने नाम के अनुरूप अपने नाम का लोगो लगा दिया और यूक्लिड नाम उसमें ऐड कर दिया। विभाजन का मतलब होता है भाग और एल्गोरिथम का मतलब होता है चरणबद्ध प्रक्रिया। चरणबद्ध प्रक्रिया, ये इसका मोटे तौर पे शाब्दिक अर्थ है कि यूक्लिड ने भाग से संबंधित एक एल्गोरिथम बनाई और उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहने मतलब भाग की चरणबद्ध प्रक्रिया से संबंधित है। और उन्होंने गणित की भाषा में इसको इस प्रकार समझाया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अपन कैसे बोल सकते हैं, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः Q तथा R प्राप्त होते हैं। तब A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0 या R लेस देन B। अब इसको अपन ऐसे समझेंगे, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक कि कोई धनात्मक पूर्णांक लिया गया A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से, A भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, B भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, और A को यदि B से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल यदि अपने को Q तथा R प्राप्त होते हैं, इस स्थिति में एक संबंध लिखा जाएगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0 कि R का मान या तो 0 होगा या R का मान B से छोटा होगा। देखो, हमने एक संबंध लिखा था और छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो संबंध हमारा पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ा हुआ है उससे हम चिर परिचित हैं, अच्छी तरह से हम उसको पहचानते हैं। और इसी चीज़ को इन्होंने गणित के संकेतांक के रूप में लिख दिया। इसको भाज्य बोला जा सकता है, भाज्य बराबर भाजक
फिर ये इसे गुणा है तो गुणा भाग फल, फल से शेष फल, तो ये भाज्य हो गया, ये भाज्य भाग फल, ये शेष फल। तो ये सब चीज़ें वही है। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब विद्यार्थियों को जिज्ञासा होगी कि आखिरकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना दी गई, तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है? क्या कहीं हमारी ये चीज़ें दैनिक जीवन में काम आती है? बिल्कुल, ये चीज़ें दैनिक जीवन में हमारे काम आती है और इसका प्रयोग जो है वो अपन अभी समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो अनुप्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? इस प्रश्नावली में दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए मुख्य जो प्रयोग होगा इस प्रश्नावली में, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इस प्रश्नावली में यदि दो धनात्मक पूर्णांक हमें दिए जाएं तो उनका HCF ज्ञात करने के लिए अपन इस एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। HCF को यदि अपन फुल फॉर्म लिखें तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में आप ध्यान होगा मैसा भी लिखा जाता है, इसको कई बार मैसेपा भी लिखा जाता है। मैसे का मतलब हम बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा या अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा, या अधिक से अधिक। ये सब के जो शब्द हैं ये सब इसमें महत्तम में समाहित है। तो एक बार फिर हम जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करेंगे कहाँ पर? दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, मैसे भी बोला जाता है, या मैसे पर कहें एक ही बात है। महत्तम समापवर्तक, इसको अपन विस्तारित रूप में लिखते हैं। महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा या अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये मैंने क्यों लिखे हैं, ये बात अपन जैसे ही एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर इन शब्दों की बड़ी महत्वता होगी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, कि जैसे ही किसी पर्सन में अपने को ये आभास हो या वहाँ पर भाषा शैली से पता चले कि कहीं पे बड़े से बड़ा या अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक की बात हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर हमें दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में सामान्य चर्चा। और अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो इस प्रकार है, जो आपका पहला उदाहरण है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, का
प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है। 4052 और 12576 दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं और उनका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले विधि का नाम लिख देंगे अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि अपन इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला जो अपना चरण होगा, चरण कहें या स्टेप कहें एक ही बात है, स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर जो संख्याएं दी जाएं उसमें बड़ी संख्या पहले लिखनी है 12576, और छोटी संख्या है वो इसके बराबर में लिखनी है। प्रश्न में जो संख्याएं दे रखी हैं उसको पहले हमें देखना है, और जो उन दोनों में बड़ी संख्या है उसको पहले लिखना है, फिर बराबर में छोटी संख्या लिखनी है। अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे 12576 बड़ी संख्या है, तो ये जो 12576 है इसमें हमें 4052 का भाग लगाएंगे। कहने का मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाया जाएगा। अब देखिए भाग किस प्रकार से लगाते हैं। 4052 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, आता क्यों नहीं है, आता है, हम जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। छोटी कक्षाओं में हमने जोड़ना सीखा है, जोड़ते हुए हमने काफ़ी उम्र बिता दी है, तो जोड़ तो कर सकते हैं। 4052 है वो एक बार लिख देंगे, और यहाँ अलग से 4052 लिख लो। अब 4052 का पहाड़ा अपन कैसे बनाते हैं, देखो एक बार में तो यह आएगा। अब इसमें 4052 जोड़ दो, तो ये इसमें जोड़ेंगे 4, ये 10, 8, इतना हो गया। इस संख्या में 4052 फिर जोड़ दो, तो 4 और 2 6, 0 और 5, ये तो 5 ही रहेगा, 1 और 0 1 ही रहेगा, 8 4 12। और यदि एक बार में ये हो गया, 2 बार में ये हो गया, 3 बार में ये हो गया, 4 बार की बात करें तो ये फिर जोड़ दो, 8 10 और 1 2 और 12 4 16। अब देखो अपने वहाँ जो संख्या आ रही है बड़ी से बड़ी संख्या, वो 12576 है। ये जो 12576 है इसमें हम भाग लगा रहे हैं, तो देखो ये 4052 कम है, भी ये भी कम है, ये भी कम है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अधिकतम भाग कितनी बार जा सकता है, 3 बार। तो हम यहाँ 3 नोट करेंगे, ठीक है, 3 बार भाग चला गया अपना। तो यहाँ गुणा लगा के 3 लिख देंगे। अब 3 बार भाग जब तो लगाएंगे तो 3 बार पहाड़ा बोलने पर यहाँ संख्या कितनी मिली अपने को, 12156। 12156 यहाँ लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, घटा लेंगे। अब भाग जा नहीं रहा है, तो जितना शेषफल आया है उसको यहाँ आगे प्लस का चिन्ह लगा के लिखेंगे। हो गई पहली स्टेप। अब अगली जो स्टेप है वो अपन काम में लेंगे। अब विद्यार्थियों की जिज्ञासा हो रही कि कितनी स्टेप आएंगी, कब तक ये स्टेप अपने को अपनानी है। जब तक भाग की प्रक्रिया में अपने को शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमें ये प्रक्रिया करनी है। तो देखो यहाँ पर ये जो पहले नंबर की संख्या है बराबर के राइट हैंड साइड में, और एक लास्ट वाली संख्या है, इसको अपन यहाँ काम में लेंगे। बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे और छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब वही प्रक्रिया अपनानी है कि 4052 में 420 का भाग लगाना है। तो 4052 जो है
यहाँ लिखेंगे 4052 और इसमें हम भाग लगा रहे हैं 420 का। अब 420 का पहाड़ा अपने को नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी संख्या का पहाड़ा 10 बार बोलने पर कितना आएगा वो हमें ज़रूर पता है। हमें पता है कि यदि 420 को 10 बार बोला जाएगा तो 10 से गुणा कर दो, ये हो गया 4200। तो आपकी यहाँ जो संख्या आ रही है वो तो 4200 से कम है। इसका मतलब है भाग 10 बार जाएगा नहीं, एक कम बार जा सकता है ना, 9 बार। तो 420 को एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यदि वो इससे ज़्यादा नहीं है तो भाग चला जाएगा। तो ये देखिए गुणा करेंगे तो 9 4 36 और 1 37, ये हो जाएगा 3780 और वो यहाँ लिखेंगे। तो अपना भाग कितनी बार चला गया, क्योंकि हमने 420 को 9 से गुणा किया था तो 9 बार भाग चला गया। यहाँ अपन घटाएंगे तो अपने पास में 272 बचेगा। अब आगे फिर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के ये भागफल लिखेंगे प्लस फिर ये शेषफल नोट करेंगे यहाँ। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, भागफल जब अपन यहाँ लिखते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाना है और जब शेषफल लिखते हैं तो उससे पहले प्लस का चिन्ह लिखना है। अभी भी शेषफल तो 0 नहीं आया अपने पास में, इसका मतलब आगे प्रक्रिया फिर होगी। तो स्टेप थर्ड में अपने को कौन सी संख्याएं काम में लेनी है, जैसे हमने यहाँ बताया था, यहाँ फिर बता रहा हूँ, ये पहली वाली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या। तो 420 बराबर 272 है। तो 420 में अब की बार 272 का भाग लगाना है। 420 में 272 का भाग लगाना है। ये आपका 420 272 है। अब देखो सीधा सीधा पहाड़ा है, इसको आप 272 ना समझ के एक बार 200 समझ लीजिए। यदि अपन 200 का पहाड़ा 2 बार बोल लेते हैं 400 तो वही हो जाएगा, तो वो तो इसके पास में चला गया। तो इसका मतलब है 272 को यदि 2 से गुणा करें तो वो संख्या इससे ज़्यादा जाएगी। ये बात तो क्लियर हो रही होगी। अब ज़्यादा जा रही, इसका मतलब 2 बार भाग नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। और यहाँ 272 आप घटाएंगे, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 4 बच गया और यहाँ 1 बच गया, 148 बच गया। तो अपना भागफल वहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, 1। वो भागफल अपन यहाँ लिखेंगे प्लस शेषफल ये रहा 148। क्या अपना शेषफल शून्य आ गया? अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब अपने को आगे फिर बढ़ना है। तो अगली जो स्टेप है वो आपको मिलेगी फोर्थ स्टेप फोर्थ। इसमें क्या करना है, फिर ये पहले वाली संख्या यहाँ ले और ये इन दोनों को काम में लेना है अगली स्टेप में। तो यहाँ लिख दो 272 और बराबर में लिख दो 148। कहने का मतलब 272 में 148 का भाग लगाना है। तो ये 148 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं भाग का चिन्ह लगा देता हूँ और यहाँ 272 है। अब देखो 148 का जब यहाँ भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, सीधा पहाड़ा बताऊँ आपको। 148 ये लगभग 150 के लगभग है, कह रहे मतलब 150 से 2 ही कम है। तो आप एक बार इसको 150 समझ लीजिए, ठीक है। अब यदि 150 को अपन 2 से गुणा करते हैं, कहने तो 150 को 2 बार अपन जोड़ते हैं, कितना आएगा 300, तो वो तो ज़्यादा चला जाएगा। आप इसको 150 समझ लीजिए, 150 समझ लीजिए और 2 बार बोल के देखिए। 150 को 2 बार बोलने पर 2 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 300 आता है, तो वो तो ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब कन्फर्म है, एक ही बार भाग जाएगा। तो यहाँ 148 फिर घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएंगे 4, यहाँ 2 बचेगा, ये 124 बच गया। तो अपना भागफल वहाँ कितना प्राप्त हुआ है, 1। शेषफल कितना आया, 124। फिर अगली स्टेप जो है फिफ्थ, उसमें इस 148 और 124 को फिर काम में लेना है। 148 बराबर 124, 148 में 124 का भाग लगाना है। तो 148 में 124 का भाग लगाओ, ये लो 148, यह है 124। 124 को यदि 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखिए 124 को 2 बार गुणा करके देखो आप,
ये आएगा 248 और ये 148 है, तो ये 248 से इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बार भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो यहाँ लिख दो 124, घटाओ फिर यहाँ फिर 24 बच गया। अपना भागफल कितना प्राप्त हुआ? 1। शेषफल कितना मिला? शेषफल 24। अभी भी अपना शेषफल शून्य तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगली स्टेप में फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेप 6 से कौन सी संख्याओं का हमें लेना है? 124 और 24 को। तो ये लिखा हमने 124 और ये बराबर 124। अब 124 में 24 का भाग लगाना है। 124 ये 124, इसमें 24 का भाग लगाएंगे। अब 24 का पहाड़ा बोल लेंगे आप। अब 24 का पहाड़ा यदि 5 बार बोला जाता है तो 120 आता है, इसका मतलब 5 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, शेषफल बच गया 4, आगे भाग जाएगा नहीं। तो अपना भागफल कितना है वो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर शेषफल लिखेंगे 4। और अंतिम स्टेप है ये, क्योंकि इस स्टेप में ये समाप्त हो जाएगा। 24 में 4 का भाग लगाना है, और ये तो बड़ा बाड़ा आ गया भाई। 24 में 4 का भाग लगाना कठिन है, क्या लग रहा है? चलो लगाते हैं। 4 का पहाड़ा बोलिए, कितनी बार बोलने पर 24 आता है? 6 बार। शेषफल कितना आ गया? 0। बस यही चाह रहे थे अपन कि शेषफल जब 0 आ जाएगा तो अपना काम समाप्त हो जाएगा। तो भागफल है 6 प्लस शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो आपका अंत में आपने भाग किसका लगाया था? 4 का, तो इसको बोलते हैं अंतिम भाजक। तो यहाँ आप लिख देंगे अंतिम भाजक। तो आपका अंतिम भाजक क्या प्राप्त हुआ है? अंतिम भाजक वो है 4। और ऐसे नहीं पता चले तो यहां से बोल के देख लेना, भाज्य बराबर भाजक। तो इसमें भाजक कौन आ रहा है? 4। तो ये 4, यही आपका क्या है? HCF। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात करेंगे। शायद आप लोगों को समझ आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें और एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को गौर से आप देखेंगे और फिर आप इसको राइट डाउन करेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल के बारे में। आजकल राज्य सरकार के द्वारा विद्यालयों में शिक्षा की मुख्य धारा से विद्यार्थियों को जोड़े रखने के लिए एक स्माइल 3.0 प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक दिन हम जो कंटेंट्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों तक साझा कर रहे हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी विषय का होमवर्क उसमें आता है। यदि मैथ का होमवर्क कहीं आ रहा है तो उसको मैथ का होमवर्क करने के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको उन सभी जो मैथ के पेपर है उसके क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस
एक के रूप का होता है, रूप का होता है, जहां Q एक पूर्णांक है। अब विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये अपने पहले वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल अलग है। इसमें तो कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये आप याद कीजिए, ये अलग टाइप का प्रश्न है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो आप देखेंगे। जैसे इसका अपने को सॉल्यूशन लिखना है, तो सबसे पहले मानेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक ए है, उसको हमने न तो सम माना है न ही विषम माना है। माना एक धनात्मक पूर्णांक ए है, यह हमने माना है। उसके बाद में अपन लिखेंगे बी का मान। हम क्या चाह रहे हैं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी अपनी, उसमें लिखा गया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इस रिलेशन को काम में लेना चाह रहे हैं, इस संबंध को हम काम में लेंगे। ठीक है, तो पहले तो ए जो है ये तो हमने माना है, माना एक धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ये जो बी है, बी की वैल्यू अपने को माननी नहीं है, बी की वैल्यू अपने को यहाँ मिलेगी। अपने प्रश्न देखो, यहाँ देखिए आप, इस क्यू के गुणा में जो आ रहा है वो बी है। इसका मतलब ऐसे प्रश्नों में क्यू के गुणा में जो आ रहा है उसको आप बी मानेंगे। तो आप देखिए यहाँ क्यू के गुणा में 2 आ रहा है, यहाँ क्यू के गुणा में 2 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो बी की वैल्यू आपको माननी नहीं है, यह आपको पर्सन के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने लिखा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग हमने बी की वैल्यू रखी। अब एक इसमें देखो, ये जो क्यू है, क्यू तो पहले से इसमें अपने को बता रखा है, कोई मानने की आवश्यकता नहीं है। अब बात रही आर की, तो आर की वैल्यू अपने को निश्चित करनी है। और आर की वैल्यू निश्चित करने के लिए क्या करते हैं, आर का मान, आर कौन होता है, शेषफल। तो शेषफल जो है वो अपन देखेंगे कि आर का मान क्या क्या हो सकता है। हमने इस संबंध के लिए बताया था कि आर का मान या तो 0 हो सकता है, ठीक है, तो हमने 0 लिखा है, या आर का मान क्या होगा, बी से छोटा। बी कौन है, भाजक। तो अपना जो बी का जितना मान है उसमें एक कम कर दो, एक घटा दो। जैसे मान लीजिए बी का 2 मान है, ठीक है ना, तो उसमें एक घटाएंगे अपन, तो कितना बच गया, 1। तो बी का यहाँ पर जो आर है उसका अधिकतम मान कितना होगा, 1। फिर से बता दूं, आर का मान 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक लिखें, जितना यहाँ बी का मान दे रखा है उससे 1 कम कर दो। जैसे बी का मान 2 है, 2 में से 1 कम करेंगे 1, तो इसका मतलब आर का मान 1 तक जाएगा। अब अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि हम इस प्रश्नावली में बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात होगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक बार आप यहाँ पर केवल b की वैल्यू पुटअप कर दो, केवल b की वैल्यू, बाकी ऐसा कैसा नोट कर दो। a बराबर b की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2, ये 2 लिखा। r, ये जो मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का संबंध लिखा है, इसमें अगले स्टेप में मैंने क्या परिवर्तन किया, केवल b का मान रखा है, बाकी ऐसा है a q r, इसको ऐसा कैसा नोट कर दो, केवल इस b की जगह 2 लिख दो, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 में r का मान रखेंगे बारी बारी से, एक बार 0, एक बार 1। यदि अपन r का मान रखते हैं तो क्या स्थिति आती, देखिए r बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां आप देख रहे हैं कि जैसे ही समीकरण नंबर 1 में r की जगह 0 रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, यहां से स्टार्ट कीजिए, a बराबर 2q, 2q तो लिखा हुआ, हमें केवल r का मान रखना है, r की जगह हम लिख रहे हैं 0, ये यहां देखिए, तो r की जगह 0 लिखा, तो 0 को इस राशि में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 2q ही मिलेगा। अब ये जो r बराबर 1 है, यहां जो हमने लिखा, अब r का मान 1 रख लो,
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां से स्टार्ट करो। देखो a बराबर 2q, हमें मान रखना किसका है, देखो r बराबर 1, तो r किस जगह रखना है ना 1, तो r की जगह 1 रखेंगे। ये लो, अब ये अज्ञात राशि है, ये ज्ञात है। ज्ञात और अज्ञात राशियां आपस में न तो जुड़ती है न ही घटती है। यदि जोड़ना चाहते हैं तो केवल उसको प्लस का चिन्ह लगा के ही छोड़ देंगे अपन, और घटाना चाहते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा के छोड़ देंगे। ये केवल इतना ही सरल होगा। ये जो हमने अभी अभी ये 2q प्राप्त किया, ये इस 2q में 2 का भाग जाता है, क्योंकि आप ये लिखिए इसमें 2q है। यहाँ मैं बता दूं आपको, जैसे ये 2q है, 2q में 2 का भाग लगाना चाहते हैं, ये 2 कट गया ना, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। और आप जानते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो कैसी संख्या होती है, सम संख्या। तो ये तो आपका सम हो गया, ये लीजिए सम, ठीक है। और अब इसकी यदि मैं बात करूं तो यहां आप लिखेंगे 2q प्लस 1। अब 2 से विभाजित करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी ने अपने हथियार है वो बिल्कुल अच्छे तेज बना रखे हों काटने वाले, क्यों, काटने की बड़ी अच्छी आदत होती है, काट दो, किसी को नहीं कटता है तो भी। तो इस 2 को 2 से सीधा नहीं काट दें, जब तक इन दोनों पदों में 2 कॉमन नहीं आए तब तक ये 2 नहीं कटेगा। क्या 2q और इस 1 में 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन नहीं आ रहा है, और 2 जब तक कॉमन नहीं आए तो ये 2 नहीं कटेगा, और 2 नहीं कटेगा इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, और 2 का भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब वो कैसी संख्या हुई, विषम। तो आपकी ये संख्या हो गई विषम। और हम सिद्ध क्या करना चाहते थे, देखो दर्शाइए, इसका मतलब होता है सिद्ध करना। अब यहां पर क्या क्या हो सकता है प्रश्न में, दर्शाइए कि, ऐसा भी हो सकता है, या सिद्ध कीजिए कि, सत्यापित कीजिए, दिखाइए, ये सब बातें एक ही है। दर्शाइए, दिखाइए, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, मतलब एक ही है, सिद्ध करना है। अच्छा, क्या सिद्ध करना था, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हमने देखो यहाँ जब सरल किया था हमने देखा कि 2q है वो समी है और 2q प्लस 1 है वो विषमी है, इसका मतलब सिद्ध हो चुका है। तो अंत में आपको केवल एक लाइन लिखनी है, दर्शाइए कि, इसको आप हटाते हुए इसके जगह लिख देंगे अतः है, और आगे पूरी की पूरी लाइन जो यहाँ तक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, यहाँ तक आप इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में केवल हम उदाहरण नंबर 1 और 2 की हमने जैसे चर्चा की इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज, ओके।